उस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। कानपुर में हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। आपको बता दें, कानपुर के पास पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें से 60 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 3:10 पर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं, राहत बचाव का कार्य चल रहा है। घटना में घायल यात्रियों को इलाज के लिए कानपुर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग भी अभी वहां पर दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया कराई जा सके। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एक जो पूरी की पूरी बोगी है उस पर दूसरी बोगी आकर चढ़ गई, जिसके कारण ये जो स्थिति है और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। गैस कटर के द्वारा अभी बोगियां काटी जा रही है, ऊपर का जो उसका सिरा है वो काटा जा रहा है। वहां से लोगों को बाहर निकालने का प्रयत्न लगातार जारी है। लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए भी भेजा जा रहा है। 60 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है। 65 अब ये आंकड़े हो गए हैं जिनमें मौत की पुष्टि हो चुकी है 65 लोगों की। साथ ही साथ 150 ये आंकड़ा है घायलों का। 60 इसमें से बेहद घायल लोग हैं। 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। स्थिति क्या होगी, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनें नीचे आ गई हैं। ट्रेनों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, डिब्बों की स्थिति को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा। पटरियां भी जो है वो उखड़ गई है। जबरदस्त ये हादसा हुआ है। लोग बेहद सदमे में हैं, उनके परिवारजन बेहद परेशान। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जिससे लोगों को राहत यहां पर मिल पाए। जो परिजन हैं जो ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिरकार उनके जो अपने जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके हालात कैसे हैं। अरे 3 बजे रात को जो है वो खड़बड़ करे लगा एकदम से। सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे। बच गए जो है, माने तो जो है दरवाज़ा खोला जाए खुलबे न करे। बाहर निकल के आए कोई तरीके से, तो उसके बाद देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही, एकदम से ख़त्म। 4-5 आदमी हमारे जो है लापता हैं, वही ढूंढत हैं इस समय है। आचार्य जी हमारे। आप लोग कहाँ से बैठे थे, कहाँ जाना था? हम लोग बहराइच से बैठे थे, जो है गोंडा से बैठे थे जो है ट्रेन पे। और हम लोग गए थे वहाँ द्वारकापुरी से आए उज्जैन, महाकालेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग जा रहे थे बनारस और रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। आपके कमरे में आप किस रूम में थे? हम 5 नंबर में थे। नहीं तो उसमें तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं हुआ, चोट लगी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो साथी थे 1 नंबर में थे और 2 नंबर में थे, उनको ज़्यादा काफ़ी चोटें लगी हैं। हमारे ख्याल से वो अस्पताल गए हुए हैं। कितना बड़ा हादसा, बाहर निकले आपने देखा कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा हादसा है, जो हमारा दिल दहल हुआ। हम तो हिम्मत नहीं पड़ा था कि जाके देख लिए हुआ एक को। कितना भगवान को शुक्र करते हैं कितने बड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या हालात, लोग कितने परेशान? बिल्कुल अर्पिता, देखिए बहुत भीषण हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, तो साफ तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पूरी कोशिश है राज्य केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को राहत है वो मुहैया कराई जाए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। 60 शव कानपुर के अकबरपुर पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुके हैं, अकबरपुर मरचुरी में पहुंच चुके हैं और 63-65 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो जनरल बोगी हैं, जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको काटा जा रहा है और उसके बाद जब उनको निकाला जाएगा, हो सकता है ये मौत का जो आंकड़ा है, जो लोगों की तादाद है मरने वाले लोगों की, वो और बढ़े। उत्कर्ष, वाकई जो तस्वीरें सामने आई निकल कर वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। रात का वक्त था, तकरीबन 3:10 का वो वक्त जब ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और अचानक से ऐसा जबरदस्त हादसा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये उत्कर्ष जानकारी मिल रही है कि जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि जो कोच है वो बेहद पुराने हो गए हैं, जिसके कारण दिक्कत आ रही है राहत और बचाव कार्य में। बिल्कुल अर्पिता, देखिए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। हालांकि अंधेरे का वक्त था, शुरू में अंधेरे के कारण भी पहुंचने में और लोगों को देखने में दिक्कत हुई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस तरीके से कोच पुराने और उससे ज्यादा जो एसी बोगी है उसके बाद के जो कोच हैं वो बेहद बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से टकरा गए हैं, जिसके कारण उनको ठीक करना। आप किस डिब्बे में सवार थे और उस समय? हम लोग S3 में थे, जो जमीन में धस गया।
तो हल्का फुल्का चोट लगा, बाकी चप्पल जूते ये सब गायब हुए हैं। बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। जब हादसा हो गया तब हम लोग बाहर निकले। कैसे निकले आप? दरवाजे निकले, खिड़की से निकले, कैसे निकले? हम लोग खिड़की से नहीं, दरवाजे से ही निकले, लैट्रिन के सामने। जितने थे सुरक्षित थे सब लोग? हाँ, हमारे साथ जो हैं वो सुरक्षित हैं। कहाँ से आप लोग बैठे थे, कहाँ गए थे, कहाँ? हम लोग बहराइच से द्वारका गए थे, द्वारका से उज्जैन होते हुए आ रहे थे, उज्जैन में इसको पकड़े थे। कितना, जब आपने बाहर उतर देखा इतना बड़ा हादसा देख करके, कितना भयावह था? ऐसा घटना हम लोग कभी लाइफ में देखे नहीं थे, और साक्षात ये घटना देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कितना डरे हो, कितना सहमे हुए अंदर से, कितना? अब डरे हुए तो थे ही, लेकिन अब आप लोगों को देख करके सहारा मिला है। कितना भगवान का शुक्र करते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं। हाँ, भगवान के मर्जी से ही हम लोग सुरक्षित हैं। आप कैसे जाएंगे यहाँ से, कुछ इंतजाम कर लीजिए सर। इंतजाम अभी हो रहा है। हम लोग अब 45-50 आदमी ग्रुप है, उसमें कुछ मिसिंग हो रहे हैं, उनके पीछे इंक्वायरी चल रही है। अपना नाम बता दीजिए। बीपी सिंह। जिस तरीके से लोगों का यहाँ बताना है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा मंजर जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मंजर उनकी नजरों के सामने आएगा। 3 बजे का वक्त, जब चैन से आराम से ये सो रहे होंगे ट्रेन में, और अचानक से ऐसा हादसा होना, उसके बाद अचानक से तस्वीर का बदल जाना। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फुल स्विंग में चल रहा है। कुछ बॉडीज और मिली हैं और बॉडी काउंट 63 तक पहुंच गया है। अभी 2-3 जगह, 2-3 जो कोच बुरी तरह से डैमेज हैं, उनमें से कटर का इस्तेमाल करके, क्रेन का इस्तेमाल करके उनको ट्रैप लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 63 63 सर कितने बजे का हादसा है? ये 3:15 से 3 और 3:30 के बीच का है। तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं वो जानकारियां दे रहे हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े शुरू हुए और अब 65 तक ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। 150 से ज्यादा ऊपर लोग हैं जो घायल हुए हैं। 14 डिब्बे ये पटरी से उतरे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, अंदाजा आप भी बखूबी लगा लेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहे हैं। स्थानीय लोग वहां पर सबसे पहले मौजूद थे, जो कोशिश कर रहे थे लोगों को बाहर निकालने की। उसके बाद पुलिस की टीमें वहां पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें, राहत की, बचाव की और जो दल हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। कोशिश उनकी लगातार ये है कि लोगों को पहले निकाला जा सके। वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि इतना बड़ा हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है, क्यों हुआ है, ये अभी साफ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कोशिश ये हो रही है कि पहले लोगों को निकाल लिया जाए। जांच के हालांकि आदेश भी दे दिए गए हैं। सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके बाकायदा ये बताया भी है कि इस पर जांच होगी और ये देखा जाएगा कि आखिरकार इस पर लापरवाही किसकी रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। तमाम अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राहत और बचाव का कार्य जल्द से जल्द वहां पर मुहैया कराया जाए। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, लोगों को बाहर निकाल के इलाज, उनको प्राथमिकी जो इलाज है वो उनको मुहैया कराया जाए। तो तमाम तकनीकी यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि कोशिश ये है कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं उससे जो अंदर लोग फंसे उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसलिए भी बहुत संभल के, बहुत आराम से वहां पर कोशिश की जा रही है लोगों को निकालने की। हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं। अनिल हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद थे। जिस तरीके से वो दिखा रहे थे तस्वीरें, एक महिला का रेस्क्यू हो रहा था, लोगों को किस तरीके से निकाला जा रहा था, लोग कितने डरे और सहमे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हो गया। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, लोग बेहद घबराए हुए थे क्योंकि तस्वीरें वाकई जब देख के हम इतने दहल जा रहे हैं तो जिन पर बीती होगी उनके लिए बहुत भारी पड़ा होगा। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उससे बड़ी बात है जिस तरीके से बड़ी तेजी से जो तादाद सामने आई है, उससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा है। लगातार जो बात हम कह रहे हैं कि 3 बजे का वक्त था, ऐसा वक्त था जब लोग तुरंत राहत लेने के, लोग ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं और तुरंत राहत भी नहीं मिल सकती है। यहाँ
अंधेरा है, आसपास से भी जो लोग आते हैं या गांव की जो मदद शुरू होती है उसमें भी इसीलिए वक्त लगा है और साफ तौर पर बेहद बड़ा हादसा है। प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य सरकार की ओर से भी जो कोशिशें हैं वो ये है कि कानपुर और उसके आसपास के जो भी जिले हैं वहां से एम्बुलेंस से घटनास्थल की ओर रवाना की जाए। आसपास के जिलों में जितने भी अस्पताल हैं वहां मेडिकल टीमों को, डॉक्टरों को अलर्ट पे रहने को कहा गया है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में घायल हैं हो सकता है कि कानपुर या आसपास के और जिलों में उनको शिफ्ट करना पड़े। कानपुर शहर के अलावा जिन जिलों में शिफ्ट करना पड़े वहां पे भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बेहद बड़ा हादसा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें जितनी जल्दी और जितनी तेजी से और जितने अच्छे तरीके से राहत का कार्य शुरू किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए, जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। अब ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और 24 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त वहां मौजूद हैं, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। कोशिश लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की है। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित गंजू ने वहां पर जायजा लिया, वो आपको दिखा देते हैं हालात क्या हैं वहां के। एक महिला इसी कोच के अंदर अभी दबी हुई है, ये लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो महिला भी जीवित है, वो मदद की गुहार लगा रही है और लोग देखिए गैस कटर के माध्यम से, आप अगर मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा क्लोज करने का प्रयास करें, ये गैस कटर काटा जा रहा है। अगर आप हमारे दर्शक इसे देख सकते हो तो देखिए लाइव विजुअल्स है। ये महिला किस तरह इसके अंदर अभी फंसी हुई है, अभी जीवित महिला है। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा प्रयास करें कि ताकि उस महिला का चेहरा और उसका हाथ दिख सके, वो किस तरह इसके अंदर फंसी है। ये वृद्ध महिला है, किसी तरह प्रयास कर रही है कि वो निकले, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम अभी यहाँ मौजूद है। 3-3 गैस कटर वाले लोग लगाए गए, सिर्फ एक महिला अभी यहाँ दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है इस डब्बे के नीचे भी 4 से 5 लोग हमें मौजूद हैं, क्योंकि देखिए चढ़ने की यहाँ जगह नहीं है। लेकिन हम बताने का ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ इसको निकाला जाने है। अब देखना ये होगा कि जब ये बोगी कटेगी, जब ये पैसेज जिसे कहते हैं, जो ग्रिम्ड पैसेज होता है जिसपे ट्रेन का आउटर स्कल होता है, तो उससे देखिए महिला को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। शायद महिला को निकाल पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लाइन पर बने रहें कि ताकि हम अपने दर्शकों को लाइव ये दिखा सकें कि वो महिला अभी जीवित है, उसे निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये गैस कटर के माध्यम से क्योंकि उसको अभी इन्होंने पानी पहुंचाया उस तक, और देखते हैं अभी क्या आगे लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं? बिल्कुल, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या अंदर क्या लग रहा है? अंदर क्या चीज है? आदमी है, इसमें कई लोग हैं, जिसमें एक औरत, एक बच्चा जिंदा है, एक बुढ़े जिंदा है, बाकी अभी अंदर देखी जा रही है। अच्छा, देखिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें काफी लोग अभी अंदर है, क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा इस बोगी का सिचुएशन दिखाएं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टीमें लगाई गई, क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए? देखिए, कानपुर देहात की पुलिस, अगल बगल के जिलों की पुलिस, उसके साथ में हमारे डीआईजी, आईजी, एनडीआरएफ की टीम, जीआरपी की टीम और मैजिस्ट्रेट्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम, सभी लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। सर, एक जो बात की जा रही है कि S1 S2 बोगी में जो है काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसा कुछ? S1 और S2 दोनों बोगीज अब खोल ली गई हैं और उसमें से जो भी व्यक्ति ट्रैप थे, कुछ उसमें मृतक भी हैं, उन सबको अब निकाला जा रहा है। पूरी तरह से उसका इवैक्यूएशन होने के बाद ही एग्जैक्ट फिगर जो है डेथ टोल की बताई जा सकती है। As we know, there was a major accident which happened in the morning today at a place called Pukhraya. सिंह चौधरी को आप सुन रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरीके से उनसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, तो उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का वक्त बताया था कि लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा। लेकिन कोशिश यहाँ पर ये भी की जा रही है कि लोग जो अंदर फंसे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए बहुत ही आराम से लोगों को निकालने का प्रयत्न वहां पर किया जा रहा है। इसलिए वक्त भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोशिश पूरी तरीके से वहां पर हो रही है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से बने हुए, क्योंकि लोग बेहद परेशान है। जो परिवार के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये ट्रेन आपको बता दें पटना ही पहुंचने वाली थी, लोग बेहद वहां पर परेशान है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। बिल्कुल, देखिए बेहद लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर लिख रहे हैं, और जो भी परिजन हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग जो उस ट्रेन से आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो अभी किस हालात में हैं, कहाँ पर हैं। हमारे साथ एक परिजन मौजूद हैं जिनका नाम शक्ति पाठक है। इनके पिता आ रहे थे, उसी ट्रेन में मौजूद थे। ये बताइए, अब तक आपको क्या जानकारी मिली है? आपके पापा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जानकारी के लिए मैं इधर ही आया हुआ था डीटी के पास कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या बताया जा रहा है?
अभी बताया जा रहा है कॉन्टैक्ट नंबर नोट किया गया है, बोले हैं जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपको अपडेट किया जाएगा। ये बताइए आपके पिताजी कहाँ से आ रहे थे, क्या करते पापा इंदौर से आ रहे थे, वो लखनऊ उतरने वाले थे। मेरा होम टाउन यूपी में है, बहराइच में, और मेरे पापा एडवोकेट हैं। अच्छा, तो अभी आपको फ़ोन से बात हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, फ़ोन से बात हो पा रही होती तो मैं इधर आता ही क्यों। फ़ोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो अभी जब यहाँ पर पहुँचे तो आपका फ़ोन नंबर दर्ज किया गया, सब कुछ डिटेल? नंबर लिखा गया, फादर का नाम लिखा गया है, मेरा नाम लिखा गया है, बोले इन्फॉर्मेशन होगी तो बताया जाएगा। वहाँ का जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर क्या आपने संपर्क किया? नहीं, एक जो टोल फ्री नंबर था मेरे ब्रदर ने उसने यूज किया, लेकिन उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लाइन बिजी होगी, बहुत से लोग अपडेट कर रहे होंगे उधर, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा उधर। तो हेल्पलाइन नंबर पे अभी वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे बात काम नहीं कर पा रहा है, काम 2-3 बार ट्राई किया लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। थैंक यू। हमारे साथ जो यहाँ पर टीटी मौजूद हैं, जो सब डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए अभी तक कितने लोग आए हैं और क्या आप लोगों के पास जानकारी? 4 लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं, इनका रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 लोग। कितने लोग पटना आ रहे थे? पटना लोग आ रहे हैं 74 AC में और स्लीपर में 161, इतने आ रहे थे। तो आपको अभी तक किस तरह की जानकारी है, क्या जानकारी? इसके अलावा कोई सूचना हमें नहीं है, हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क में है लगातार, ठीक है ना, उसके अलावा कोई अभी सूचना नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना, AC में 74 और स्लीपर में 161 लोग सवार थे। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लगातार जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तैनात किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और यहाँ पर लगातार जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वहाँ पर भी लोग संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, अपने परिजनों का बिल्कुल जो लोग परेशान हैं उनको हम जरा आप दिखा दे रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। इन हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं अपने अपनों की, जो इस वक्त अगर इस ट्रेन में सवार थे, यात्रा कर रहे थे। उरई का ये नंबर, हेल्पलाइन नंबर अलग अलग जगहों का हेल्पलाइन नंबर है ये, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं अगर आप बहुत चिंतित हैं अपने परिजनों को लेकर। हालांकि ये हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि जो भी जानकारी होगी, जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें वो जानकारी भी उन तक पहुंचाई जा रही है। 4 लोग, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, चंद्रमोहन पटना में पहुंचे, क्योंकि पटना ही पहुंचने वाली थी ये ट्रेन। पटना में वहां पर 4 लोगों ने हालांकि अभी अपने नंबर रजिस्टर कराए हैं, जिनको ये दिलासा दिया गया है कि जैसे भी कोई सूचना मिलती है उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर है ये, जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे सारे 2-3 भाई बहन वो भाई बहन मिल गए, बस पापा नहीं मिल गए। मुझे चाय नहीं पीना। अब 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से लोग वहां परेशान हैं। आप जब सुन रहे होंगे, लोगों का कहना है बेहद दुखी वहां पर लोग, पटरी से किस प्रकार से उतरी ट्रेन। 150 से ज्यादा जख्मी लोग हुए हैं। पुखराया, जो कि कानपुर के पास पड़ता है, पुखराया में यह हादसा हुआ है। NDRF की टीमें वहां पर मौजूद है, राहत दल वहां पर मौजूद है, राहत का कार्य वहां पर जोरों से युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि जो लोग ट्रेन में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। गैस कटर के इस्तेमाल के द्वारा लोगों को धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 65 लोग हो गए हैं जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही साथ 60 लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। आप सुबह आज 3:10 की ये घटना है जब ये हादसा हुआ है। पटना इंदौर एक्सप्रेस पे पटना के रहने वाले शिवजी त्रिवेदी के पिता भी सवार इसमें थे। हादसे के बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। शिवजी अपने पिता के मोबाइल नंबर पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। शिवजी त्रिवेदी हैं, जिनके पापा उस ट्रेन से आ रहे थे और वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे इनको जानकारी मिली है उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं ये, और यहाँ पर स्टेशन पर जानकारी लेने के इनके
आपके पिता अभी किस हालात में हैं, कहाँ पर हैं? शिव जी ये बताइए, अभी स्टेशन पर आप किस लिए पहुंचे हैं? आपको आपके पिताजी उस ट्रेन से आ रहे थे, क्या जानकारी मिल रही है? उस ट्रेन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी से। यहाँ हमने जब टिकट परीक्षक से हमने पूछा कि भाई जो गाड़ी आ रही तो पटना आने की जो पैसेंजर हैं तो उनकी जानकारी हमें चाहिए थी। ये बता रहे हैं कि अभी वहाँ से कोई जानकारी नहीं आई है मेरे पास में। आपके पिताजी कहाँ से आ रहे थे? उनके मोबाइल पर आपने कॉल किया होगा, क्या बातें हो पाई हैं? ये हमारे पिताजी उज्जैन से आ रहे थे, महाकालेश्वर से, महाकालेश्वर उज्जैन से ट्रेन से चले थे। क्या आप फोन किए थे, उनके नंबर पे बात हो पाई है? कब चले थे सर ये तो जानकारी नहीं है, क्योंकि उतना कन्फर्म रेल का तो समय अनुसार तो यहाँ से जंक्शन से मिल जाएगा ना। तो आपके पिताजी के नंबर पर जब आपने कॉल किया तो क्या जवाब मिला आपको? कब कॉल किए थे? एक व्यक्ति बरबीघा से बोले फोन करके कि रेल दुर्घटना हो गई है, तो उस पर हम अपने पिताजी के नंबर पर कॉल किए। तो पिताजी के नंबर पर कॉल किए तो वहाँ से बोला गया कि भाई अभी फ़ोन को 5 बार रिसीव नहीं किया, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। 6ठे बार में रिसीव किया तो बोले कि भाई मोबाइल, लेकिन मोबाइल को जो है इनका जेब से निकाले हैं, मोबाइल हमारे पास में है। हम बोले कि उनका हुलिया, तो बोले कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं। और हम बोले उम्र उनकी क्या है? तो बोले कि उम्र तो 35 के 40 के लगभग हो रहा है, तो उम्र का थोड़ा सस्पिशन है, तो इस विषय पर हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। उम्र का सस्पिशन है सर। हमारे पिताजी का उम्र 53 वर्ष की है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अभी भी काफी लोग हैं जो बोगी में अंदर फंसे हुए हैं, जिनको गैस कटर का इस्तेमाल करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये हेल्पलाइन नंबर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप फोन करके जानकारियां पा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग जिनको इलाज के लिए कानपुर और लखनऊ भेजा जा रहा है, वहां पर अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जा सके अस्पताल। हमारे साथ एमओएस रेलवेज के राजन गोहेन इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन जी, क्या जानकारी आप दे पाएंगे अभी? देखिए, जानकारी तो जो है वो तो सभी को पता ही है। तो ये जो मतलब सुबह 3 बजे 10 मिनट में ये घटना हुआ है, उस समय लोग बहुत गहरे नींद पे रहते हैं, जिसके कारण ही ये कैजुअलिटीज बहुत बढ़ गया होगा। और ये जो घटना हुआ है, इस घटना स्वाभाविक नहीं लगता है, क्योंकि 1-2 बोगी कभी डीरेल हो गया तो कोई बोगी का डिफेक्ट के कारण बात अलग होती है, लेकिन 14 का 14 बोगी और इतना हाई स्पीड में डीरेल हो गया, और जो एक का ऊपर एक को चढ़ गया बोगी, तो ये कोई मेजर कुछ डिफेक्ट तो रहेगा। डिफेक्ट है या कुछ सैबोटेज भी हो सकता है, क्या बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता ये, क्योंकि ये तो कुछ इंक्वायरी का बाद ही पता चलेगा कैसे इतना बड़ा हादसा हो सकेगा। क्योंकि अभी रेल में इतना सारे सेफ्टी मेजर लेने का बाद भी ये काफी समय से तो इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं था। और कभी सिग्नल का गलती से, कोई ड्राइवर का गलती से कुछ हो जाता है कभी बड़ा हादसा, लेकिन ये हादसा तो कोई ऐसा कोई मेजर कारण देखे नहीं जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इसको जांच के बाद ही पता चल सकता है ये क्यों, क्या कारण था। तो इसीलिए हम अभी वो तो बाद में होगा, लेकिन अभी पहले हम लोग सब लगे हुए हैं, जैसे इसको रेस्क्यू ऑपरेशन में, और कि किस तरह से इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर लगे हुए हैं। अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, तो उसको कैसे रिकवरी मतलब रेस्क्यू किया जाए, उसका ऊपर हम लोग सभी ने ध्यान लगा रहे हैं। कितने लोग कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने घायल हुए, कोई जानकारी दे पाए? अभी तक तो मौत जो 63 हमें पता चला, कैजुअल घायल तो बहुत सारे हुए हैं, उसका अभी पूरा खबर नहीं मिला है कितना लोग घायल हुए हैं, और कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो पूरा बताना मुश्किल है। तो देखता हूँ
जितना जल्द से जल्द इन लोगों को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं उसके ऊपर हम सब लोग लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी मंत्री मनोज सिन्हा जी तो वहाँ सुबह चला गया तो स्पॉट में, और यहाँ MRB लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कितना और उन्होंने ट्वीट भी किया कि जांच भी की जाएगी। क्या बोला आपने? उन्होंने मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी किया है कि जांच भी की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा। हाँ, जांच तो किया जाएगा, वो तो निश्चित है। तो जरूर इसका ऊपर तो हमारे ने जांच करने का आदेश तो दे ही दिया, तो जांच का बाद जो निकलेगा उसका ऊपर जरूर जो भी कदम उठाना है जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये कोई किसी भी हालत में इसको कोई किसी तरह का कोई किसका गलती होगा उस गलती को कभी माफ नहीं किया जाएगा, ये आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि ये इतना सारे लोगों का जिंदगी का बात सवाल है। लेकिन तो राजेंद्र जी, दिक्कत इस यहाँ पर यही है, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। कई ऐसे रेल हादसे होते हैं और अचानक हर बार हम ये देखते हैं कि ऐसे हादसे होने के बाद जांच बैठा दी जाती है, कहा जाता है कि जांच होगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हादसे होते हैं। हादसों पर तो रोक नहीं लग रहा है ना सर? नहीं, देखिए, हादसे के लिए, हादसा ना हो इसके लिए काफी आज देखिए आप, ये जो हादसा हुआ है, पहले जो हादसा हुआ था वो जो सिग्नल के कारण होते थे, गलत सिग्नल दे देते, तब कोई किसी कारण से हो जाते, और कभी ड्राइवर ने नींद पे रहते हुए कोई गलती किया उसी कारण। सर आप ये मानेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, नहीं मैं कह रही कि पटरी जो जर्जर अवस्था में रही होंगी, लेकिन अभी जब रेस्क्यू हो रहा है तो वहां पर बहुत जो बोगियां हैं बहुत जर्जर अवस्था है उनकी, जिसके कारण रेस्क्यू होने में दिक्कत हो रहा है। तो क्या उसको सुधारने की जरूरत नहीं है? क्या ये सब कोई वजह नहीं होंगे, जर्जर अवस्था जिस पर विचार करने की जरूरत है सरकार को? जरूर उसका ऊपर भी विचार करेंगे। जैसे आपने ये सवाल जब उठाया तो इसका ऊपर भी विचार करके हमें आगे में जरूर कदम उठाएंगे। आप निश्चित रहिए, ऐसा कोई हम लोग ये नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जो सवाल उठाया उसका ऊपर जो विचार करेंगे। किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया अभी तक आपने? नहीं, वो तो किया नहीं, जरूर करेगा। वो तो जो एज पर रूल रेलवे का होता है वो तो जरूर करेगा, वो जरूर देगा। वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो तो देना ही है। लेकिन इतना लोगों का जान चला गया ये मुआवजा के कारण, तो उसको जिंदगी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, और यही समझना होगा, सरकारों को भी यही समझना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। हर बार ऐसे हादसे होते हैं, हर बार भरोसा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने भरोसा एक बार फिर से दिया है कि यहाँ पर जांच की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हर बार तस्वीरें कुछ ऐसी ही भयावह होती हैं। ये वही बहुत बेहतर समझता होगा जिन पर बीतता है। जो लोग परेशान घूम रहे हैं अपने अपनों का पता लगाने के लिए, उनको इस वक्त किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें ये मतलब है कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों, वजह अभी तक साफ नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कानपुर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। आपको बता दें कि कानपुर के पास पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें 60 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह तकरीबन 3:10 का वो वक्त था जब ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान पटना एक्सप्रेस के S1, S2, S3 के जो कोच हैं उन्हें हुआ है। इस हादसे में AC के 5 डिब्बों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना में घायल यात्रियों को इलाज के लिए कानपुर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही साथ सीएम ने भी यहाँ पर ट्वीट करके ये आदेश और दिशा निर्देश दिए हैं कि जो ट्रैफिक है उसे भी सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि जो लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बता दें, अभी 24 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। राहत दल वहां मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें कानपुर और लखनऊ की वहां पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश यहां पर हो रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। दिक्कत यहां पर क्यों ज्यादा है, ये भी एक बार जो हमारे दर्शक जुड़े उन्हें बता दें। एक जो पूरा कोच है उसके ऊपर दूसरा कोच चढ़ गया, जिसके कारण जो नीचे कोच में जो लोग दबे थे उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसे गैस कटर की मदद से काट के ऊपर से ट्रेन की बोगी को नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए बहुत ही आराम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी मिल पा रही है, स्थिति क्या है, कितने देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होगा?
देखिए अर्पिता, इस बारे में जब पूछा गया तो ये कहा गया है कि जो मोटे तौर पर जो बाकी बोगी हैं जो सिर्फ डिरेल हुई हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन असली दिक्कत उन्हीं जनरल बोगियों की जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से टकराई हैं और बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। उनको अलग करने के लिए गैस कटर और कटर्स और उसके अलावा क्रेनों की मदद की जरूरत पड़ रही है और उसी के जरिए उनको निकाला जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर बहुत ज्यादा जल्दी राहत ऑपरेशन को खत्म करने की दिखाई गई तो उसमें जो लोग फंसे हुए हैं, जो घायल हैं या गंभीर रूप से घायल हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो गैस कटर के उपयोग या क्रेनों के द्वारा उन बोगियों को खींच कर अलग करने या उठाकर अलग करने से पहले भी इस बात की तस्दीक पूरी तरीके से जो अमला है वो कर लेना चाहता है कि जो बोगियों में लोग फंसे हैं, जितने भी घायल हैं, उनको पहले किसी तरीके से छोटे छोटे कटर और छोटे छोटे कट के द्वारा बाहर निकाला जा सके। पहले उन बोगियों में कुछ छोटे छेद बनाए जाएं विंडो की तरह, ताकि लोगों को पहले निकाला जा सके और उसके बाद उन। चलिए उत्कर्ष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमित गंजू, हमारे जो सहयोगी जो घटना स्थल पर मौजूद थे, तमाम तस्वीरें जिन्होंने हमारे सामने रखी वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, जब आप वहां पर थे, हमने तमाम आपके वहां पर देखिए जो आप भेज रहे थे वहां से रिपोर्ट, लोग किस तरीके से परेशान हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, स्थिति अभी क्या वहां आपने देखी? देखिए अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर रेलवे की ये घोर लापरवाही है और जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हादसा लगभग 3:15 से 3:30 के बीच का है, कानपुर के भोगलीपुर क्षेत्र के पुखराया का, जहां रेल में पहले झटका लगा और उस झटके के बाद लगातार 5-6 मिनट तक कंटिन्यूअस झटके महसूस किए गए और ट्रेन में अचानक हादसा हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों की पुष्टि किसी के पास नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम इस रेल हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भले ही इसके 60 और 62 के आंकड़े को बता रहे हैं, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों के पास कोई आंकड़े हैं नहीं, आरपीएफ खानापूर्ति में लगी है, जिले के प्रशासनिक अधिकारी निश्चित तौर पर इस स्तर पर लगे और एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पहुंच चुकी है और फौज के कैप्टन और मेजर दोनों ने अपने 76 कांस्टेबल्स के साथ यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड S3, S4, S5 कोच हुए हैं और इन कोच में जिस प्रकार का डैमेज हुआ है, अगर देखा जाए तो S3 कोच की जो स्थिति है, अभी भी 22 से 25 लोगों के फंसे होने की उसमें सूचना है। वो मृत है कि जीवित ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गैस कटर्स के माध्यम से उन्हें काट के निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये चीज थोड़ा जल्दबाजी होगी बताने कि वो लोग जीवित हैं कि नहीं। मगर हम B3 कोच की जो AC 3 टियर का कोच है, उसमें 2 महिलाएं और एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसको शीशा तोड़ के भी निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। यानी बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ है, ऐसा मंजर देखने को मिला, क्योंकि आसपास के ग्रामीण जो ये मंजर देखे हैं, जिन्होंने शवों को देखा है, उनकी आंखों में आंसू है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल जो हमारा चैनल या हमारा नेटवर्क खड़ा कर रहा है कि इससे पहले भी जब झांसी में झटके लिए गए ट्रेन में, रात में लगभग 12:30 के आसपास ये झटके महसूस किए गए, तब ट्रेन को क्यों नहीं चेक किया गया, उसको फिल्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया, उसकी जो मैकेनिकल सेक्शन होता है उसमें क्यों नहीं देखा। अमित, ये जानकारी मिल रही थी जब लोगों से आप बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ट्रेन रुकी थी, उसके बाद अचानक से चली, उसके बाद ये हादसा हुआ। तो क्या जब रुकी थी तो इस बात की जानकारी थी कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है, सुधार हुआ हो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो और फिर ये हादसा? देखिए अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जो झांसी कानपुर के बीच का ट्रैक है वो ट्रैक इतना ग्रिम्ड नहीं है। ग्रिम्ड ट्रैक वो कहे जाते हैं जिनपे CW की टीम साथ चलती है और मैक्सिमम ट्रेन में ये मैकेनिकल स्टाफ नहीं चलता है, सिर्फ VIP ट्रेन होती हैं, चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो, इन ट्रेन में नहीं चलता है। ये बात बिल्कुल सही है। झांसी में झटके महसूस किए गए, ट्रेन रुकी, उसके बाद ये जालौन कालपी के बाद का मामला था और उसके बाद फिर ये जब ये झटका लिया और उसके बाद ट्रेन की, क्योंकि जो स्पीड की बात की जा रही है, अगर स्पीड 80 से 100 का जो स्पीड का ट्रैक होता है, यदि उस ट्रैक पे भी ब्रेक इमरजेंसी लगाई जाए या कुछ हो, तो भी डब्बे इतने गोल नहीं होते, ये डब्बे फट चुके हैं। तो इसका ये आभास लगाया जा रहा है कि ट्रेन 100 की स्पीड से ऊपर रही होगी और जिस प्रकार से इसके ग्रीमेंट वो चीज होती है जो ट्रेन के नीचे जिसपे बेस होता है, जिसपे व्हील्स होते हैं, उसे ग्रीमेंट कहा जाता है रेल की भाषा में, वो भी उखड़ के अलग गिर गए 5 से 6 डब्बों के। तो इससे अर्पिता आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा होगा, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा है। मगर रेलवे के अधिकारी अभी तक आंकड़ों की बातीगरी में लगे हैं और अभी तक कोई ऐसा मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसकी पहल की गई, सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ के आगे आए, इनको काम किया। अगर हम मेडिकल हेल्थ की बात करें तो कानपुर से 28 एम्बुलेंस
एम्बुलेंसेस निकाली गई थी जो कानपुर के CHCs, PSCs, कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल, कानपुर के ट्रॉमा सेंटर्स, काशीराम, ऐसे तमाम सेंटर्स की एम्बुलेंस अभी भी मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी 25 से 30 लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, निश्चित तौर पर काम के लिए भी लोगों के लिए परेशानी का सबब उन लोगों के लिए बनता जा रहा है जो यहाँ काम कर रहे हैं। जी अर्पिता। जी अमित, क्या राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत भी आ रही है? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो बोगियां हैं वो बहुत जर्जर अवस्था है, जिसके कारण भी वहाँ रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अर्पिता। निश्चित तौर पर ये शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त चाल से रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है, अभी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस कटर्स जो लाए गए थे, जो गैस कटर्स वो काम नहीं कर रहे थे, 2 जेनसेट लाए गए थे छोटे वाले, एक में पेट्रोल नहीं था, दूसरे की डोरी टूट गई। यानी कुछ ना कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम करा के निकाला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, लगभग 6 घंटे का समय हो चुका है और जो लोग अंदर बैठे हैं, और खासकर स्लीपर कोच में, क्योंकि कोच पे जब कोच चढ़ता है तो कहीं ना कहीं सफोकेशन के कारण भी लोग ट्रॉमा में होते हैं या लोग किसी शॉक में रहते हैं, तो उस कारण से भी मौत के आंकड़े बढ़े हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी भी काम जारी है, लेकिन जब से 15 से 20 मिनट पहले आर्मी के ऑफिसर्स ने कमान संभाली है तो थोड़े काम में चुस्ती आई है। हाँ, जैसे मैं अपनी बात को फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पूरा बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है, लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने भी युद्ध स्तर पर लोगों का काम किया है। इन्हें चाय नाश्ता कराने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी समस्या रेलवे के सामने ये है कि वो यात्री जो अपनी पूरी गृहस्थी शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आदमी जब ट्रेन पे चलता है तो अपने साथ अपना लगेज, अपने फैमिली का, कुछ लोग शादियों पे जाते हैं क्योंकि शादी का साल लगता, कई लोग ऐसे भी हैं जो शादी का सामान लिए थे, उनका भी सामान क्षतिग्रस्त है। अभी 8 से 9 लोग मिसिंग हैं, जिनके फैमिली से हमारी बात हुई। जो इंदौर के एक रामबरन सिंह है, उनका कहना था कि उनकी फैमिली के 2 लोग मिसिंग है, क्योंकि ट्रेन में मिसिंग का मतलब होता है कहीं ना कोई इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ से गायब हो जाना सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और अब इससे बड़ी समस्या की बात उन लोगों के लिए है जो यहाँ खुले आकाश के नीचे एक तो ट्रेन का झटका झेले हैं और उसके बाद खुले आकाश के नीचे बैठे इस इंतजार में कि रेलवे के अधिकारी उनके लिए कोई इंतजाम करें ताकि वो अपने मुकाम, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन रेलवे के अधिकारियों के पास अभी फिलहाल कोई इंतजाम नहीं है। अमित, जब आप उस दौरान आपने वो जो तस्वीरें हमें दिखाई थी, जब एक महिला का रेस्क्यू हो रहा था, उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी, बोगियों के बीच में वो दबी हुई थी, उस वक्त जो मेडिकल टीम है, क्या वहां कितने लोग फंसे हो सकते हैं, पहले तो आप ये जानकारी दें। उसके अलावा मेडिकल की टीमें भी वहां मौजूद हैं, कोशिश उनकी भी हो रही है कि जो लोग फंसे हैं, जैसे आप कह रहे हैं दम घुटने लग जाता है, उसके लिए भी कोई विकल्प तलाश रहे हैं कि अगर थोड़ा टाइम लगता है तो लोग वहां सुरक्षित रहे अंदर। देखिए, मैं अर्पिता जैसे कि आपको पहले बता चुका था, यहाँ काम करने वाले यदि इस भीड़ 5000 की भीड़ है तो मात्र 65 लोग हैं काम करने वाले, बाकी 4000 से ज्यादा वो लोग हैं जो मुख्य दर्शक बने यहाँ इस नजारे, इस माशरे को देख रहे हैं। शायद उनके लिए सेल्फीज का एक कॉन्टेस्ट है और उन अधिकारियों के लिए भी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से फोटोग्राफ भेज के अपने अधिकारियों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रेलवे की संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है। लोगों की जिंदगी शायद उन रेल अधिकारियों की प्राथमिकता नहीं है जो सेल्फीज के माध्यम से इन टूटे हुए बोगीज की पिक्चर लौटूंगी आपके पास। बहुत दर्दनाक हादसा है, बड़ा हादसा है, रेल विभाग के लिए बड़ा हादसा, कानपुर देहात के लिए, और हम सारे लोग दुखी इस हादसे से। रेल विभाग तत्परता से ये दुर्घटना में तेजी से सहायता पहुंचा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, भारत सरकार के मंत्री भी, रेल राज्य मंत्री भी जल्दी से जल्दी यहाँ आने वाले हैं। और पहले प्रथम दृष्टया तो हमारा काम है कि जो भी घायल हैं उनको सुरक्षित अस्पताल में उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, और जो डेड बॉडी हुई है उनके प्रति संवेदना है पूरी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय रेल मंत्री जी की, हम सबकी संवेदना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। बोले जी, अभी तक आपको क्या जानकारी हुई है, कितने लोगों को कैजुअल्टी हुई है, कितने लोग घायल निकले हैं, कुछ जानकारी आपके पास? अभी तक मेरी जानकारी में 70 लोग मृतक हुए हैं और कैजुअल्टी लगातार निकल रही है, काट रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से सारा रेल का प्रशासन और सारे एनडीआरएफ की टीम और अधिकारी कर्मचारी सभी लोग लगे हैं, तो अब धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो रही है। लोगों से भी लोग, हाँ, एम्बुलेंस वगैरह सब है, पूरा साधन है, एक्सिस भी है। और हमारा लोगों से भी अपील है कि धैर्य रखें और जो लोग सहायता कर रहे हैं उनको काम करने का मौका दें। उनके साथ जो है ज्यादा एक किनारे सारे लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है रेल राज्य मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि मनोज सिन्हा वहां के लिए निकल चुके हैं। रेल राज्य मंत्री साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया कि जांच के आदेश भी दे दिए, जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ सुरेश प्रभु ने भी यहाँ पर ट्वीट किया, पीएम मोदी भी दुख जता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर गंभीर विषय ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाएगा और ऐसे हादसों को आखिरकार रोका कैसे जाएगा। हर बार केवल दुख जता देने से या हर बार केवल इस हादसे की निंदा करके और शोक जताकर नहीं बचा जा सकता। इससे सोचना होगा कि आखिरकार ये हादसे ना हो। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये वजह क्यों हुई। 14 डिब्बे ऐसे जो पटरी से नीचे उतर गए और एक डिब्बा जिसके ऊपर दूसरा डिब्बा चढ़ गया, उसमें ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की पूरी कोशिश यहाँ पर राहत दल जो वहां पर है उनके द्वारा की जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ये दुखद दुर्घटना हुई है और निश्चित अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं बॉडी निकल रही हैं काट के, अभी तक जो 70 बॉडी निकाली जा चुकी हैं, बहुत लोग घायल हैं और हम लोग लगे हैं और हम सबकी संवेदनाएं सब लोगों के साथ हैं। जो लोग घायल चले गए हैं, परिवार में जो कुछ लोग मृतक हो गए हैं, उनकी बॉडी में यहाँ से निकाली जा रही हैं और निकल रही हैं। दुखद घटना है और आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ शीघ्र ही आने वाले हैं, आएंगे यहाँ और उचित स्तरीय जांच कराएंगे, देखेंगे कैसे ये दुर्घटना हुई है और हम सबकी संवेदनाएं हैं। हम मैं क्षेत्रीय सांसद हूँ यहाँ से जालौन गरोठा। अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई इंतजाम किया है यहाँ के जो लोग घायल हैं? हाँ गलत बिल्कुल, एम्बुलेंस सब लोग हमारे सब लोग के सारे अधिकारी हमारे जनपद जालौन से, पोखरा यहाँ से सब लोग सब बिल्कुल पूरा पार्टी लगी है, सब लोग लगे हैं और कर रहे हैं। सांसद और विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं और कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए जल्द से जल्द। आपको बता दें 28 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं। उन्हें लगातार जो लोग निकल रहे हैं उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है, इलाज चल रहा है उनका। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं बोगियों के बीच में, जिन पर मेडिकल की कुछ सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं क्योंकि कई बार फंसे होने से भी दम घुटने और उन्हें नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसको देखते हुए मेडिकल की टीमें वहां पर मौजूद हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, राहत बचाव के दल जो वहां पर है वो अपना काम कर रहे हैं। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोगियों को काट कर धीरे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत आराम से अभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, राहत और बचाव दल का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने का कार्य ना हो, इसलिए काम अभी थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। तो कानपुर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर आपको बता दें 63 हो गई है। कानपुर के पास पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें 60 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी घटनास्थल से लाइव बने हुए हैं। अमित, इस वक्त हालात क्या है, तकरीबन और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? देखिए अर्पिता, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ जो पहले इनिशियल स्टेज पे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जिन शवों को निकालने का काम हुआ था वो हो गया। जो लोगों को CHC, PSCs यहाँ के अकबरपुर, पोखराया, कानपुर के 4 हॉस्पिटल्स में जिस तरह इंजर्ड पहुँचा, लगभग 170 लोगों को पहुँचाया जा चुका है। लगभग 80 से 85 लोग अभी भी जो हल्के फुल्के इंजर्ड हैं वो इस घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। और अगर आप बात करें कि कितना टाइम लगेगा, इसका जवाब तो उन लोगों के पास भी नहीं है जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों की सुस्त चाल का ये नतीजा है कि 6 घंटे हो जाने के बाद भी अभी भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आशीष पांडे से पैन करके दिखाएं कि ये वो कोच है जो सबसे बुरी तरीके से डैमेज्ड है। यहाँ कांस्टेबल्स, पुलिस के या आर्मी के ऑफिसर्स लगे हैं, आर्मी के डिप्लॉयमेंट है और NDRF की टीम लगी है और अभी भी ऐसा माना जा रहा है 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस कोच में फंसे हो सकते हैं। और डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है। पूरा माशरा आप गाँव का देखिए, यहाँ जहाँ देखें आप सिर्फ भीड़ लगी हुई है। इसके चलते भी काम में थोड़ी कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अपने राइट हैंड साइड पे जो स्लीपर का कोच था, जो कोच के नीचे कोच प्रिप्ड आउट हो गया है, उसको भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करें ताकि इस चीज़ का भी दर्शक जान सकें कि कितना जोरदार
धमाका अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ट्रेन बोगी एक दूसरे बोगी के नीचे एंटर कर गई। अभी ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह गैस कटर से काटने का काम चल रहा है, आर्मी के ऑफिसर्स खुद लगे हैं, आर्मी की टीम लगी है, इनके पास है हैंड ड्रिल्स है, इनके पास ग्राइंडर्स है, इनके पास हैंड कटर्स है, इनके पास मैनुअल कटर्स है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम चल रहा है। अमित, आप नजर बनाए रखिए।